हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्टीम पावर प्लांट एफिशिएंसी के ऊपर जो है हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। तो उसके पहले देख लेते हैं कुछ थियोरी बेस्ड ऑन स्टीम पावर प्लांट या फिर थर्मल पावर प्लांट। तो ये है स्टीम पावर प्लांट का बेसिक लेआउट। ठीक है, इसमें जो इनपुट होगा वो होगा वाटर और फ्यूल का। तो यहाँ पे जो हमारा फ्यूल होगा वो होगा कोल। ठीक है, तो ये जाता है बॉयलर में, फिर बॉयलर में होती है स्टीम प्रिपेयर, और यही जो स्टीम है इस टरबाइन को रोटेट करने में मदद करती है। ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करता है, और ये जो जनरेटर है ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड देन ये सप्लाई होता है ग्रिड सिस्टम में। ठीक है, तो ये एक था बेसिक लेआउट। अब जो है इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि स्टीम पावर प्लांट का लेआउट एक्चुअल में होता कैसे है। ठीक है, तो ये रहा लेआउट ऑफ स्टीम पावर प्लांट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐश स्टोरेज प्लांट, ऐश हैंडलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, कोल हैंडलिंग प्लांट। ठीक है, ये है बॉयलर, एयर प्री हीटर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, टरबाइन, जनरेटर, कंडेंसर। ये जो हो गए ये इसके हो गए मेन कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें अब जानेंगे हम एक एक पार्ट का रोल क्या होता है। ठीक है, मैं शॉर्ट में थोड़ा बताना चाहती हूँ इसका, ताकि ऑब्जेक्टिव करने के पहले थोड़ी एक क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, कोल हैंडलिंग प्लांट, ये जो कोल हैंडलिंग प्लांट है इसका क्या है, यहाँ जो है कोल को लाया जाता है, स्टोर किया जाता है और क्रशर से तोड़कर बॉयलर में भेजने लायक बनाया जाता है। मतलब ये जो कोल आता है तो उसको भी जो है छोटे छोटे पीसेस में क्रश किया जाता है, ताकि वो जो है फर्नेस में जा सके। ठीक है, बॉयलर के पहले भी आ जाता है फर्नेस, लेकिन बॉयलर के अंदर ही होता है वो, तो जो है इसको अलग से नहीं दिखाया जाता स्टीम पावर प्लांट में। ठीक है, कोल जो आता है वो कहाँ से आता है, वो आता है कन्वेयर बेल्ट से, फिर जाता है क्रशर में, एंड देन इट इज़ सेंट टू बॉयलर। ठीक है, तो ये हो गया कोल हैंडलिंग प्लांट के बारे में। अब देखते हैं बॉयलर, है ना, बॉयलर फर्नेस। तो यहाँ जो है कोल को जलाया जाता है। ठीक है, जिससे जो है हमको क्या मिलेंगी, हीट मिलती है, और ये हीट जो है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में मदद करती है। मतलब कि कोल जो है, कोल को एयर के साथ मिला के जो है कंबशन होता है। ठीक है, कोल को एयर के साथ मिला के जो है इसको जलाया जाता है, और यहाँ से होती है हीट प्रिपेयर। ठीक है, और यही हीट से जो है जो वाटर है वो बॉईल होता है और स्टीम में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट आ जाता है सुपर हीटर। ठीक है, ये जो एयर प्री हीटर है, इकोनोमाइजर है, इसको भी हम देखेंगे, बट जो पहले मेन जो साइकिल रन होता है हम वो वाले कंपोनेंट्स पहले देख रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ से स्टीम प्रिपेयर हो गई। अब ये जाता है कहाँ पे, सुपर हीटर में। ठीक है, यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा, तो ये जाता है सुपर हीटर में। यहाँ से निकली स्टीम को और ज़्यादा सुपर हीट किया जाता है। बॉयलर से जो स्टीम निकलती है उसको और ज़्यादा हीट किया जाता है, इसलिए इसका नाम भी देखो क्या है, सुपर हीटर, ताकि उससे जो है एनर्जी बढ़ जाए। हाई टेम्परेचर जो स्टीम है वो कहाँ जाती है, वो जाती है टरबाइन में, और इसी की मदद से जो है टरबाइन रोटेट होती है और मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करती है। और यही मैकेनिकल एनर्जी जाती है कहाँ पे, जनरेटर में, जहाँ से हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी को जो है स्टेप अप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर, और वो जो है ग्रिड में सप्लाई की जाती है। तो ये एक जो था साइकिल वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि एयर प्री हीटर का काम क्या होता है, इकोनोमाइजर का काम क्या होता है। ठीक है, तो उसके पहले जान लेते हैं कंडेंसर। देखो यहाँ पे जो है टरबाइन में स्टीम का यूज़ हो जाता है, और बाकी की जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो कहाँ जाती है, वो जाती है कंडेंसर में। स्टीम का यूज़ होने के बाद उसे वापस वाटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, या फिर किया जाता है। इसमें ठंडा पानी यूज़ होता है। ठीक है, कंडेंसर में क्या यूज़ होता है, ठंडा पानी यूज़ होता है। तो जो स्टीम है वो वाटर को क्या करती है, कंडेंस करती है ना, और जो फिर कंडेंस करती है, और कंडेंसर से जो स्टीम को ठंडा किया जाता है वो पानी हम कहाँ यूज़ करते हैं, वो पानी हम यूज़ करते हैं इकोनोमाइज़र में। ठीक है, फीड वाटर, ये कंडेंसर से जो पानी निकलता है, मतलब जो स्टीम को ठंडा करने के बाद, भाप को ठंडा करने के बाद जो पानी निकलता है कंडेंसर से, वो क्या होता है, वो काफ़ी प्योर होता है, तो वो डायरेक्ट इकोनोमाइज़र में भेज दिया जाता है। लेकिन जो पानी ठंडा नहीं होता,
ठीक है। जो स्टीम ठंडी नहीं होती वो कहाँ जाती है, वो जाती है कूलिंग टावर में, ठीक है। वो जाती है कहाँ, कूलिंग टावर में। कंडेंसर से आया गर्म पानी यहाँ ठंडा किया जाता है, ठंडा पानी वापस कंडेंसर में यूज़ हो जाता है, हीट डिसिपेशन इसको बोला जाता है, ठीक है, या फिर इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनोमाइज़र के बारे में, ठीक है। यहाँ का समझ में आ गया, इसके बाद चलते हैं इकोनोमाइज़र में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो है फ्लू गैस की बची हुई हीट का यूज़ पानी को गर्म करने के लिए या फिर पानी को प्री हीट करने के लिए होता है। इससे जो है बॉयलर की जो इफ़िशियंसी है वो क्या हो जाती है, बढ़ती है। मतलब कि देखो बॉयलर में तो पानी गर्म हो ही रहा है, लेकिन इकोनोमाइज़र में क्या होता है कि वो जो स्टीम है ऑलरेडी गर्म रहती है, तो वो गर्म स्टीम ही अगर बॉयलर में जाएंगी तो बॉयलर को कम काम करना पड़ेगा उस स्टीम को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो इकोनोमाइज़र का काम होता है वो बॉयलर की इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए होता है। और ये जो फ्लू गैसेस है उसको जो फ्लू गैसेस है यहाँ पे आई हुई उसका यूज़ हो जाता है पानी को प्री हीट करने के लिए, ठीक है। तो ये हुआ काम इकोनोमाइज़र का। नेक्स्ट आता है एयर प्री हीटर। यहाँ पे फ्लू गैसेस से एयर को प्री हीट किया जाता है जो फर्नेस में जाती है ना। प्री हीटेड एयर से कोल अच्छी तरीके से जलता है, तो ये हो जाता है काम एयर प्री हीटर का। और जो बचा हुआ फ्लू गैस है वो निकल जाता है कहाँ से, चिमनी से। तो ये हुआ एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन स्टीम पावर प्लांट का। इसको जो है 4 सर्किट में बांटा जाता है, ठीक है। तो वो सर्किट जो है मैंने अलग अलग करके डिवाइड किया है। जैसे ये एक सर्किट हो जाएगा कोल हैंडलिंग प्लांट, ऐश हैंडलिंग प्लांट का। फिर ये एक सर्किट हो जाता है, एक वाटर के लिए एक सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो इसको जो है 4 भागों में कैटेगराइज किया है। तो वो देखते हैं 1 बाय 1 कैसा है। देखो ये है कोल एंड ऐश सर्किट। इसमें जो है कोल ऐश के बारे में आपको देखने को मिलेगा, कोल स्टोरेज, कोल हैंडलिंग प्लांट, फिर ये बॉयलर में जाना, फिर जो कुछ बच जाता है वो सब क्या होता है, ऐश हैंडलिंग प्लांट में चला जाता है और ऐश स्टोरेज में चला जाता है। नेक्स्ट हो गया क्या, ऐश एंड गैस सर्किट, ठीक है। बॉयलर से ही निकली हुई स्टीम कहा जाती है सुपर हीटर में, और जो बच जाता है वो क्या, इकोनोमाइज़र से भी जो है इसमें स्टीम जाती है बॉयलर को, और एयर प्री हीटर का भी वही काम होता है। और ठीक है, और जो रिमेनिंग फ्लू गैसेस है वो चिमनी के थ्रू निकल जाती है। तो ये क्या हुआ, ऐश एंड गैस सर्किट। नेक्स्ट जो आता है वो आता है फीड वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट, ठीक है। फीड वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट, इसमें जो है एयर प्री हीटर का काम नहीं होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि फीड वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट में एयर प्री हीटर का काम क्या होता है। तो एयर प्री हीटर का काम इसमें नहीं होता है, ठीक है। टरबाइन तक के और कंडेंसर तक के ही इसका सर्किट है। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा, कूलिंग वाटर सर्किट। तो ये हो गया कूलिंग वाटर सर्किट, ठीक है। कंडेंसर से पानी को ठंडा किया जाता है, जो स्टीम पानी में कन्वर्ट हो गई वो कहाँ पहुँचाई जाती है, वो पहुँचाई जाती है इकोनोमाइज़र में। और फ्लू गैस की मदद से, फ्लू गैस की जो मदद से जो इसमें जो हीट रहती है वो भी पानी को गर्म करने के लिए काम आती है, ठीक है। और जो गैस जो स्टीम ठंडी नहीं हो पाती, वो जो हॉट वाटर है वो कहा जाता है, वो जाता है कूलिंग टावर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा कूलिंग वाटर सर्किट। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट कॉजेज मैक्सिमम एनर्जी लॉस, है ना। इसमें से जो कौन सा पार्ट है थर्मल पावर प्लांट का जो जिससे मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है, बॉयलर है, अल्टरनेटर है, कंडेंसर है, या फिर ऐश एंड अनबर्न कार्बन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंडेंसर, ठीक है। देख लेते हैं अलग अलग पार्ट में कहाँ कहाँ एनर्जी लॉस होती है। तो कंडेंसर में जो है 54% एनर्जी लॉस होती है, बॉयलर लॉस कितना है 1%, अल्टरनेटर लॉस है 16%, और ओल्ड प्लांट एफिशिएंसी कितनी है, वो है 29%। तो सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है मैक्सिमम एनर्जी लॉसेस वो होता है कंडेंसर में। नेक्स्ट हो गया, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग स्टीम प्रेशर ऑन इफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर प्लांट, इंक्रीज लीनियरली, इंक्रीज नॉन लीनियरली, डिक्रीज लीनियरली, डज नॉट चेंज। तो इसका जो है एक हम देख लेते हैं चार्ट, ठीक है। ये रहे पैरामीटर्स, इंक्रीज करने पे क्या होता है वो पता चलेगा, और
इंक्रीज़ करने पे उसका इफ़ेक्ट इफ़िशियंसी पे क्या होता है ये भी हम देखेंगे। अगर स्टीम प्रेशर को अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो क्या होगा, इफ़िशियंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर स्टीम जनरेशन होगा। नेक्स्ट है स्टीम टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम होगा और इफ़िशियंसी क्या है, इंक्रीज़ होंगी। मतलब कि इतना समझ में आया कि स्टीम प्रेशर और स्टीम टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो जो इफ़िशियंसी है वो भी इंक्रीज़ ही होगी। ठीक है। कंडेंसर प्रेशर अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो इफ़िशियंसी डिक्रीज़ होंगी। बॉयलर इफ़िशियंसी को अगर इंक्रीज़ करते हो तो ये इंक्रीज़ ही होगा। ओवरऑल इफ़िशियंसी को अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो जो मॉडर्न वाले पावर प्लांट है उसकी इफ़िशियंसी कितनी होंगी, 50%, और जो ओल्ड है उसकी 29%। ठीक है। तो ये याद रखना, डिक्रीज़ कब होगा, जब कंडेंसर प्रेशर को आप इंक्रीज़ करते हो तो ही जो है आपकी ओवरऑल इफ़िशियंसी वो डिक्रीज़ होंगी, अदरवाइज़ सारे ही केस में जो है वो इंक्रीज़ होंगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग स्टीम प्रेशर ऑन इफ़िशियंसी ऑफ स्टीम पावर प्लांट? तो ये है इंक्रीज नॉन लीनियरली। ठीक है, इंक्रीज नॉन लीनियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग स्टीम टेम्परेचर ऑफ द थर्मल पावर प्लांट ऑन इट्स थर्मल इफिशियंसी? अभी हमने देखा तो क्या है वो, ऑप्शन ए इंक्रीज लीनियरली। सिर्फ कंडेंसर प्रेशर के लिए ही जो है वो डिक्रीज होंगी। ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज इक्वल टू थर्मल इफिशियंसी, जनरेशन इफिशियंसी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ थर्मल एंड जनरेशन इफिशियंसी, या फिर रेशियो ऑफ थर्मल एंड जनरेशन इफिशियंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ थर्मल एंड जनरेटर इफिशियंसी। नेक्स्ट है इन सुपर क्रिटिकल प्रेशर स्टीम पावर प्लांट टेम्परेचर ऑफ स्टीम इज। सुपर क्रिटिकल प्रेशर स्टीम पावर प्लांट में टेम्परेचर ऑफ स्टीम कितना होना चाहिए? 480 डिग्री सेल्सियस, 240 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, या फिर 150 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल याद रखने वाला ये क्वेश्चन है। तो कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 600 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है फॉर इंक्रीजिंग द थर्मल इफिशियंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट प्रेशर कंडेंसर शुड बी, है ना, कंडेंसर का प्रेशर कितना होना चाहिए? रिड्यूस अप टू 0.04 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, केप्ट अबाउट 2.45 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एज हाई एज बॉयलर प्रेशर, या फिर सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिड्यूस अप टू 0.04 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये याद रखने वाले ही क्वेश्चंस है ये। नेक्स्ट आता है इकोनोमाइजर आर नेसेसरी टू यूज़ प्रेशर ऑफ 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और मोर। ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये है ट्रू। ठीक है, ये आ जाता है ट्रू। हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, हाई लोड फैक्टर, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन ऑल जस्टिफाई द यूज ऑफ इकोनोमाइजर, है ना। इंस्टॉलेशन ऑफ द इकोनोमाइजर इन्वॉल्व एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रेगुलर क्लीनिंग एंड एडिशन रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेस। ठीक है, तो ये जो है इसका जो प्रेशर है वो 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर ज़्यादा ही इसका होना चाहिए। ठीक है, इकोनोमाइज़र बहुत जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टीम पावर प्लांट में, क्योंकि इसी की वजह से जो है बॉयलर की इफ़िशियंसी क्या होती है वो बढ़ती है। सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर कैन प्रोड्यूस स्टीम एट द रेट ऑफ कितना? लेस देन 1500 kg पर आवर, लेस देन 340,000 kg पर आवर, लेस देन 80,000 kg पर आवर, और अप टू 10 लाख kg पर आवर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप टू 10 लाख kg पर आवर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन स्टीम पावर प्लांट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।